एवरीवन, आई एम हमाद। और आज हम बात करेंगे एक सैंपल आउटलाइन पे, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो आज हम एक सैंपल आउटलाइन डिस्कस करेंगे जिसमें सारी चीजें हमने प्रैक्टिस की हुई हैं और आप लोगों को एक मॉडल मिल जाएगा जिसको आप लोग फॉलो करके अपने बाकी एसेस पे आप लोग एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट और एक अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होगी और बस सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेगी। तो एक सैंपल टॉपिक हमने लिए, टॉपिक का नाम है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है। हम पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि एक टॉपिक और एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। टॉपिक क्या है, टॉपिक इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर टॉपिक ये है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे बात हो रही है जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हो सकते हैं, डेमोक्रेसी क्रिटिक्स भी डिस्कस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस भी डिस्कस हो सकते हैं। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करना है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन एक निकाला गया है, जो क्वेश्चन क्या है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है। इस पे हर बंदे का डिफरेंट एक मौका होगा, हर बंदा डिफरेंट समझता होगा। कोई ये समझता होगा कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में ब्राइट है, कोई ये समझता होगा कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक, कोई ये भी समझता होगा कि इट्स टू अर्ली टू से, आप डिसाइड नहीं कर सकते, अभी तक आपको वर्डिक्ट नहीं दे सकते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होगा। तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जगह पे जाने के एक से ज्यादा ठीक रास्ते होते हैं, इसी तरह एक बात को प्रूव करने के एक से ज्यादा ठीक तरीके होते हैं और हर बंदे के डिफरेंट होंगे। अगर तो एक ही ठीक तरीका हो तो फिर तो सिर्फ एक बंदे को ऐसे पास करना चाहिए, लेकिन इसीलिए बड़ा जरूरी है कि आप जो भी अपना मौकफ इख्तियार करें आप टोटली खुद उस पर कन्विंस्ड हो। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी फ्यूचर में, तो आपको यही मौका इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आप ये समझते हैं। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कॉपी नहीं करना। ऐसे की बेसिक एसेंस ही ये है कि जो आप समझते हैं अपने आर्गुमेंट को प्रूव कर दें। तो ये टॉपिक लिया गया और इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और इस पे मैं जो ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है, उसके ऊपर मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है एंड देन इवेंचुअली एन आउटलाइन, जिसको फिर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट इसमें क्या बनाई है, थीसिस स्टेटमेंट मैंने इसमें बनाई है कि ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज बीन एज द सील ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर द एसेंशियल्स व्हिच फोर्टिफाइड डेमोक्रेसी आर डिसर्नेबल ऑन द नेशनल होराइजन। इसका मतलब क्या है और ये मैंने क्यों ये स्टेटमेंट बनाई है, मैंने एक सिंपल सी लाइन क्यों नहीं लिख दी कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, मैंने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखते, ये जानना बड़ा जरूरी है। मैंने स्टार्ट किया ऑल्दो से, जिस तरह कि हमने सीखा था कि ऑल्दो से स्टार्ट करेंगे तो हमें एक कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा, हमें एक तस्वीर के दोनों पहलू नजर आएंगे, बोथ साइड ऑफ द कॉइन की बात हुई थी, इसलिए हमने ऑल्दो से स्टार्ट किया है। तो मैंने बात ये की कि ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज बीन एचलेस हील ऑफ पाकिस्तान, कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान को हमेशा तंग करती रही है, हमेशा हमारी ये मसले क्रिएट करती रही है, ये फ्लरिश नहीं कर सकी, इसको माजी में बड़ी मुश्किलात पेश आती रही हैं। हाउएवर द एसेंशियल्स व्हिच फोर्टिफाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खुद तो कोई चीज बाहर नहीं है, ये कुछ चीजों से मिलकर बनती है। वो जो इसेंशियल से मिलकर बनती है वो अभी हम देखते हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में पहले से ज्यादा नजर आने लग गए हैं। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी विल फ्लरिश इन द फ्यूचर। तो मेरा मौकफ यही है कि पहले मसले थे वो मसले अब कम हो गए हैं, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी विल फ्लरिश इन द फ्यूचर। अब एक सिंपल अगर थीसिस स्टेटमेंट बनाई जाती जिसमें सिर्फ ये लिखा जाता कि डेमोक्रेसी विल फ्लरिश, ये भी डायरेक्शन तो दे रही है, थीसिस तो दे रहा है, आपका मौकफ तो दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर 2500 अल्फाज लिखना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। क्या आप सिर्फ इसी बात को लिखें कि डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी और इस पे लिखते लिखते 1500 वर्ड्स आप लिखेंगे, 1500 वर्ड्स के बाद आप भूल जाएंगे और फिर रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, बातें खत्म हो जाएंगी आपके पास। तो मैंने इसमें 3 इराज की बात कर दी है। 3 इराज कौन कौन से, मैंने पास्ट की बात कर दी कि पास्ट में क्या मसले मसाइल रहे हैं हमें, फ्यूचर में और प्रेजेंट में अभी क्या क्या मसले मसाइल कम हो गए हैं पहले से, जिनको देख के मैं ये समझता हूं कि फ्यूचर में हमें मसले मसाइल कम होंगे और डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। तो मैंने 3 इराज की बात कर दिया। मेरे पास एक ब्रॉड कैनवस है जिसके ऊपर मैं तीनों, मेरे पास किसी एक चीज का कंटेंट कम हो रहा हो तो मैं दूसरी चीज में ज्यादा कर सकता हूं। तो मेरे पास एक बड़ी प्लेइंग फील्ड है जिसके अंदर मैं अपना ऐसे आराम से अपने वर्ड्स पूरे कर सकता हूं, मेरे पास रैशनल इस वक्त पड़ा है। इसीलिए थीसिस स्टेटमेंट थोड़ी इस तरह की बड़ी ब्रॉड बनाई गई है ताकि मैं केज में बंद ना हो जाऊं। और हमारी ये भी बात पहले हुई थी कि थीसिस स्टेटमेंट आपने उस क्वेश्चन से बना ली, अब आपने उस क्वेश्चन को भूल जाना जो टॉपिक आपको आया था पेपर में, तो अपने अपने थीसिस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है, जो आपने अपना मौकफ दे दिया कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अब मेरा ये ख्याल है कि पहले मसले मसाइल थे तो ऑब्वियसली मैं अपनी आउटलाइन में ये डिस्कस करूंगा कि पहले मसले मसाइल क्या थे, अब क्या मसले मसाइल कम हो गए हैं मैं ये भी डिस्कस करूंगा अपनी आउटलाइन में, और मैं इनको देख के क्यों ये समझता हूं कि फ्यूचर में मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। फिर मैंने अपनी आउटलाइन के अंदर और क्या क्या जरूरी बातें करनी है, और मैंने ये बातें करनी है क्योंकि मेरे एग्जामिनर एक इंग्लिश का टीचर है, उसको नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो मेरा ये बताना भी जरूरी है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। और फिर ये भी बताना जरूरी है कि हम डेमोक्रेसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हम डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करना चाहते हैं, हम कोई और सिस्टम क्यों नहीं फॉलो करना चाहते। तो ये बातें साथ कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे में जाएंगी जो कि आपके ऐसे को एक्स्ट्रा टचेस देंगे और खूबसूरत बनाएंगे। ये बातें करनी भी जरूरी है, ये मौकफ के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करती जाएंगी और आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम आउटलाइन डिस्कस करते हैं अपनी सैंपल आउटलाइन और देखते हैं कि हमने इसमें किस तरह से कौन कौन सा पॉइंट बनाया। हमने उसी तरह नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखा, उसके अंदर एक सिर्फ बुलेट लिखी जिसको हमने थीसिस स्टेटमेंट का नाम दे दिया और उसके अंदर पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिखते। फिर हमारा सेकंड हेड क्या आया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या चीज। एग्जामिनर को नहीं पता डेमोक्रेसी क्या चीज है, उसे मैंने बताने की डेमोक्रेसी क्या है, मैं क्या समझता हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। अब जाहिर मैं खुद तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं बना सकता, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन वो एक पहले से प्री डिफाइंड डेफिनेशन है जो कि एक्सपोजिशन के पार्ट में आ जाती है। एक्सपोजिशन वही है कि जो बातें वैसी की वैसी आप कोट करते हैं, जो जैसी की जैसी होती है, उसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं देते।
तो हमने इसमें एक्सपोजिशन डेफिनेशन डिस्कस करनी है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, जो कि प्री डिफाइंड डेफिनेशन है, उसमें आपने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना। उसमें अब्राहम लिंकन का कोट भी कोई हो सकता है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये वाला कोट भी आ सकता है। उसमें फिर आप डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड बैंक ने बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं कि डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें रूल ऑफ लॉ होता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बताएंगे। डेमोक्रेसी को चीजें 45 कौन सी करती हैं, एलिमेंट्स क्या डेमोक्रेसी, जिसके बगैर डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। तो ये चीजें डिस्कस होंगी एक पॉइंट में। फिर एक हमारा अगला पॉइंट है कि डेमोक्रेसी अ थ्योरी और अ कल्चर। थ्योरी और कल्चर में क्या फर्क है? थ्योरी ये है कि जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस खड़े होकर रोज कहते हैं कि हम जमहूरियत के को खतरा है, जमहूरियत को खतरा नहीं है, अभी ये हो गया वो हो गया, तो ये बेसिकली थ्योरी की बात हो रही है। तो क्या हम सिर्फ ये बोल बोल के कि हमने डेमोक्रेसी लानी है, इससे क्या हम डेमोक्रेसी ला सकते हैं? ये वाकई एक प्रैक्टिस है जिसको जब तक हम उसके एलिमेंट्स पूरे नहीं करेंगे और अपनी अपनी रोजमर्रा लाइफ में नहीं लाएंगे और एथोस उनकी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करेंगी, तो तब तक डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकती। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने पॉइंट के अंदर कि बेसिकली ये थ्योरी है या फिर कल्चर का नाम है डेमोक्रेसी। और फिर एक हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसमें फिर हम ये सारी बातें बता देंगे कि आजकल पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी की सूरत हाल है, हम कितने को डेमोक्रेटिक स्टेट इस वक्त हैं, ऑन पेपर तो वी आर, और अभी अगर हैं तो हम किस मतलब कितने परसेंटेज हमारी क्या है, हम आप क्या समझते हैं कि किस लेवल पे भी स्टैंड करते हैं अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड से अपने आप को कंपेयर करें। तो इस हेड के अंदर बेसिकली आप सिर्फ ये डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ी सी सूरत हाल बताएंगे कि चीज क्या है डेमोक्रेसी। फिर एक हमारा अगला हेड है जिसको हमने हेड नंबर 3 का है। इस हेड को हम इस तरह बनाए कि व्हाई डू वी लुक अप टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हम डेमोक्रेसी के ही पीछे क्यों भागते हैं? हम मार्शल लॉ क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? हम ऑटोक्रेटिक रूल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम मोनार्की क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम डेमोक्रेसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या इस सिस्टम में ऐसी खास बात है कि हम डेमोक्रेसी के ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बाकी सिस्टम से खुश नहीं हैं? तो हमने ये भी बताना है कि डेमोक्रेसी के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं। उसके ऊपर फिर बात को प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल प्रैक्टिस टिल नाउ। अगर आप दुनिया में भी उठा के देख लें तो जितने भी आज तक हिस्टोरिकल मॉडल्स आए हैं उनमें से बेहतर मॉडल अभी तक कौन सा है? डेमोक्रेसी है। बाकी मॉडल्स इन कंपैरिजन वो वीक मॉडल्स हैं। डेवलप्ड जितने कंट्रीज हैं वो सारे डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं और इसी तरह ये डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है। और ये एक अपने आप को खुद ठीक करने वाला प्रोसेस है। जो इसमें काम नहीं करता वो खुद ही फिल्टर आउट हो जाता है। ये सिस्टम अपने आप को खुद ही फिल्टर आउट कर देता है। इसीलिए इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल अप टिल नाउ। फिर दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया वो क्या है? डेवलप्ड स्टेट्स आर प्राइमरीली डेमोक्रेटिक। तो इसके अंदर बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आप एक लिंक बनाएंगे कि क्योंकि डेवलप्ड स्टेट्स ने डेमोक्रेसी को फ्लरिश करवाया अपने मुल्क में, प्रैक्टिस करते रहे, तभी वो जाके डेवलप्ड कंट्रीज बन गए। इसी तरह अगर हम भी करेंगे तो हम भी डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएंगे। क्योंकि हम नहीं कर रहे थे, हमारी डेमोक्रेसी डिस्टर्ब रही है, इसीलिए हम डेवलप नहीं कर सके। हम अमेरिका की एग्जांपल दे सकते हैं कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है डेमोक्रेसी। अगर आपने आज की तो आज कल आपकी मुल्क तरक्की करने लग जाएगा। 1776 में अमेरिका बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट और वहां पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होने लगी। लेकिन 1861 में देयर वाज सिविल वॉर गोइंग ऑन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 100 साल बाद भी अमेरिका में डेमोक्रेसी चलने के बाद भी मसले मसाइल थे। और 200 साल बाद भी 1960 में अगर आप जाके देखें तो ब्लैक राइट्स मूवमेंट चल रही थी। 1920 में वुमेन राइट्स नहीं दिए गए थे। तो डेमोक्रेसी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करती है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, ये टाइम लेती है। तो हम अगर जितनी जल्दी अपनाएंगे, इसने टाइम लेना है और उस टाइम के साथ साथ जाके हम डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। फिर एक और पॉइंट है कि हम डेमोक्रेसी के पीछे क्यों जाना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जनाब इस्लाम टीचेस प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। इस्लाम हमें ये टीचिंग्स देती है कि आप डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करें। इस्लाम क्यों हमें ये देती है? क्योंकि इस्लाम ने हमें बैत का कॉन्सेप्ट था कि हम एक हाथ पे बैत करते थे। हमारे खुलफाए राशिदीन जो हैं वो बैत के थ्रू चुने गए थे। तो वही प्रैक्टिस जो बैत थी उस जमाने में, अब वो उसको वोट का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली इस्लाम भी हमें वही चीज इंक्लूसिव पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट देती है और डेमोक्रेसी भी वही दे रही है। सो दे गो प्रीटी मच वेरी क्लोज एंड दे गो हैंड इन हैंड। तो इस्लाम से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसीलिए इस्लाम भी डेमोक्रेसी को कहता है, इसलिए हम भी अपनी डेमोक्रेसी को अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। फिर अब हम सीधे इसके बाद हम टॉपिक को हिट करेंगे। हमने कॉम्प्लीमेंट्री हेड्स भी बना दिए, अब हम टॉपिक पे हिट करेंगे कि पास्ट में क्या मसले रहे जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकी। वो क्या है? व्हाई हैज डेमोक्रेसी नॉट फ्लरिश्ड इन पाकिस्तान? ऐसे कौन से मसले मसाइल हो गए? तो अब ये मसले मसाइल की लिस्ट तो बहुत लगी होगी, ठीक है। और टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हमने मेजर जो अपना फोकस है वो फ्यूचर पे ही करना है। पुराने मसले बताने हैं जिनको बाद में इरेडिकेट करके ये शो करेंगे कि ये इरेडिकेट हो गए, इसलिए फ्यूचर ब्राइट है। तो हमने कुछ मेजर मसले निकाले हैं जो आप समझते हैं कि आपके ख्याल में वो मेजर मसले मसाइल रहे हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सके। उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? हर बंदे के डिफरेंट होंगे। मेरे ख्याल में जो थे मैंने वो लिख दिए इसमें। तो हर बंदे के डिफरेंट होंगे, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करना है। तो इसमें एक मेरे ख्याल में कॉलोनियल मेंटालिटी हिंडर्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में रहे हैं और 712 के बाद से यहाँ पे बादशाहत का निजाम रहा है और हमें एक आदत थी एक मोनार्की के सिस्टम की, वो मेजर मसले मसाइल रहे हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सके। उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? हर बंदे के डिफरेंट होंगे। मेरे ख्याल में जो थे मैंने वो लिख दिए इसमें। तो हर बंदे के डिफरेंट होंगे, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करना है।
तो इसमें एक मेरे ख्याल में कॉलोनियल मेंटेलिटी हिंडर्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में रहे हैं और 712 के बाद से यहाँ पे बादशाहत का निजाम रहा है और हमें एक आदत थी एक मोनार्की के सिस्टम की जिसमें बादशाह ऊपर होता है और ऑर्डर देता है और लोगों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर अंग्रेज आ गए सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने आके अपना रूल यहाँ पे लागू कर दिया, तो हमें प्रैक्टिस ही नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो हमें आदत नहीं थी, उसकी वजह से हमें काफी स्टार्ट में मसले हुए सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो एक मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला था। दूसरा फिर ये कि जैसे ही पाकिस्तान बना, कायद आजम की डेथ हो गई 1 साल बाद, तो वो जो वैक्यूम लीडरशिप का क्रिएट हुआ और किसी बंदे ने वो आके फिल नहीं किया, क्योंकि पिछले 40 साल से कायद आजम वो मूवमेंट लेके चल रहे थे डेमोक्रेसी की और नया मुल्क बनाने की, एक ही लीडर था हमारा और वो लीडर दुनिया से चले गए, तो वो वैक्यूम रह गया और वैक्यूम फिल नहीं हो सका। इसकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकी और उसकी वजह से फिर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर नहीं बन सका और कॉन्स्टिट्यूशन फिर बहुत लेट हो गया और 11 साल बाद हमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में मिला, विच इज अ प्रीटी बैड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो वैक्यूम था उस वैक्यूम ने क्या हमें दिया, वैक्यूम ने हमें अच्छा लीडर तो नहीं दिया, उसने एक ऐसी पावर स्ट्रगल, टग ऑफ वॉर बिटवीन द पॉलिट ब्यूरो, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस उस टाइम के और जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो फौज थी वो आने लग गए हमारी स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स के अंदर, और वो अपनी ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज होती हैं ब्यूरोक्रेट्स की और फौजी अफसरान की, तो उसके थ्रू जो वैक्यूम था वो गलत लोगों से फिल हुआ, एक हमें लीडर नहीं मिल सका, डेमोक्रेटिक लीडर नहीं मिल सका, हमारी प्रैक्टिसेस बहुत वीक रही डेमोक्रेसी के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा और उन वही लोग आके एवाना में बैठे, वही लोग आके काबीना में बैठे और जिन्होंने 20-20 साल सर्व किया, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को शुरू में बड़े झटके लगते रहे। और इनको जब ब्यूरोक्रेसी और में फौज आ गई और इस तरह के पॉलिटिक्स के अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो गई, तो उसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, इंस्टीट्यूशन के आपस में रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, जो जिस इंस्टीट्यूशन का बंदा है वो वहां पे नहीं रहता। और इसने इवेंचुअली किस चीज को जन्म दिया, इसने एक सिनोसाइडल कर्व बनाया बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री रूल्स। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो इवन डेकेड जब आप देखते हैं तो उसके अंदर हमें एक मार्शल लॉ नजर आता है, 60s की दिहाई में मार्शल लॉ है, 80s की दिहाई में मार्शल लॉ है, 2000 की दिहाई में मार्शल लॉज है। और जब हम और डेकेड्स को देखते हैं तो उनमें हमें कुछ कुछ डेमोक्रेसी नजर आती है। तो एक बड़ा एक अजीब सी अफसुर्दा कहानी है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, जिसमें हमें 30 साल 28 साल अगर प्रिसाइजली बात करते हैं तो हमें हमें मार्शल लॉ मिला है। तो वो जब इस तरह वैक्यूम छोड़ते हैं तो फिर कोई और इंस्टीट्यूशन आके उस वैक्यूम को फिल करता है और इस वैक्यूम को फिल आगे फौज ने किया और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सके और मार्शल लॉ की नजर होते रहे। फिर एक और पॉइंट मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि क्योंकि हम एजुकेशन पे फोकस नहीं कर सके शुरू से ही, हमारे और बहुत मसले मसाइल थे, हम 2 जंगों में शुरू में चले गए, हम अपने सोशल इश्यूज पे बात नहीं कर सके, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो लो लिटरेसी रेट्स एंड पॉवर्टी केप्ट मैसेज डिसइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। एक बंदा जिसको रोटी नहीं मिलती खाने की, जो जिसका बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, उस बंदे को पॉलिटिक्स से क्या लगे कि मेरा वजीर आजम कौन है, वोट क्या चीज है उसके लिए। तो जब तक लोगों के हम वो मसले मसाइल ठीक नहीं करेंगे तो हम डेमोक्रेसी को इन ट्रू एसेंस हम कभी भी एक सिस्टम में इंजेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे ख्याल में ये 5 मेजर मसले थे जिनकी वजह से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में पास में फ्लरिश नहीं कर सके। तो फिर अब हम आगे बात करते हैं अपने बिल्कुल अब टॉपिक के ऊपर हम आ गए हैं, हम फ्यूचर की बात करेंगे, जो हमारा 50% ऑफ द एसे है वो सर अब यही है कि व्हाट एसेंशियल्स हैव चेंज्ड दैट फोर्टिफाइड डेमोक्रेसी। ऐसा क्या हो गया कि मैंने कह दिया कि अब डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी, जो पहले ऐसा नहीं था, ऐसा क्या हो गया। तो मैं इसको एनालिसिस करता हूं 2 चीजों में। एक मैं करता हूं उसको माइक्रो लेवल एनालिसिस, मैं देखता हूं कि छोटे लेवल पे क्या चीजें चेंज हो गई, और फिर उसको मैं देखता हूं कि मैक्रो लेवल एनालिसिस कि बड़े लेवल पे क्या चीजें चेंज ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से मैं ये समझता हूं। अब मैंने माइक्रो लेवल एनालिसिस के अंदर जाके फिर 4 पॉइंट्स बनाए जो मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी पॉइंट्स थे। कौन कौन से बनाए डिस्कस कर लेते हैं अभी। उसमें क्या है कि इंप्रूव लिटरेसी रेट्स, इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस। हमारा लिटरेसी जब पाकिस्तान बना तो 22% था, और अगर हम देखते हैं 2000 के करीब भी तो सन 2000 के करीब भी तो हमारा लिटरेसी 37% था, अब हमारा लिटरेसी रेट 58% पे आ गया। तो ऑब्वियसली हमारी लिटरेसी इंप्रूव हो रही है। अगर हम कर्व देखते हैं तो हम वी आर ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो जब लिटरेसी रेट इंप्रूव हो रहा है तो डेमोक्रेसी भी इंप्रूव करेगी। और इस बात को हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि दुनिया में जो पढ़े लिखे ममालिक हैं उनमें डेमोक्रेसी है। इस तरह अगर हम भी अपनी पढ़ाई बेहतर करेंगे, लिटरेसी बेहतर करेंगे, तो हमारे में भी डेमोक्रेसी आने के ज्यादा चांसेस होंगे। अब इसीलिए क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट बेहतर हो गया है पहले से, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी को इस सोसाइटी में इंजेक्ट करना पहले के निस्बत आसान हो गया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी फ्यूचर में फ्लरिश करेगी। और फिर एक और पॉइंट है, वो क्या है कि राइज ऑफ मिडिल क्लास इनटू पॉलिटिक्स। ऐसी चीज एक नई आ गई है जो पहले नहीं थी। पहले मैंने आपको बात की मसले मसाइल क्या थे कि हमारी पॉलिट ब्यूरो ने ओवरटेक किया हुआ था, हमें आदत थी गुलामाना सोच की, कॉलोनियल मेंटालिटी की सोच की हमें आदत थी। एक आम बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं था पॉलिटिक्स में। अब क्या हुआ कि आम बंदे को अपने राइट्स का पता चलने लग गया है, वो सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट चीजों के थ्रू उसको पता चलने लग गया है कि हो क्या रहा है, मेरे राइट्स क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा एक वोट क्या चीज तब्दील कर सकता है। तो जो राइज ऑफ मिडिल क्लास है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास 40% हमारी आबादी की जो है वो हमारी मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसने पूरी आके वेव पलट दी आगे। अगर आप टर्न आउट रेशो देखें इलेक्शंस की तो 1970s में कुछ 38% से 42% के करीब थी, इस साल 54% है। पहले से बेहतर टर्न आउट रहा है क्योंकि मिडिल क्लास अब इंटरेस्ट लेने लग गई है पॉलिटिक्स में। और फिर एक और पॉइंट माइक्रो लेवल एनालिसिस में, वो क्या है कि रिलेटिवली फेयर इलेक्शन प्रोसेसेस।
फेयर इलेक्शन प्रोसेसेस की बात करते हैं, इस पे भी कुछ लोगों को क्वेश्चन होंगे क्या अभी भी फेयर इलेक्शन प्रोसेसेस रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 1977 के इलेक्शन से, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शन करवाया, आपने इस तरह केस एनालिसिस करना है, केस स्टडी उठानी है पुरानी, कंपेयर करना है कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त इतने हालात खराब हो गए थे, इलेक्शन इतना अनफेयर था कि 9 पार्टीज ने मिलकर एक अलग से पार्टी बना ली और जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दी, उन्होंने नई गवर्नमेंट को तस्लीम ही नहीं किया। तो उतने बुरे हालात नहीं हुए और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ऑब्वियसली, एंड देयर इज अ लार्ज चंक हु बिलीव के इलेक्शन वाज फेयर। तो पहले से की निस्बत अब नादरा भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और पहले से बहुत बेहतर हो गई है, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से फर्क पड़ा है, कुछ हमारे सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस हो गए हैं, उसमें फौज ओवरटेक करती है आके फ्रॉम आर्टिकल 184 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो आ जाती है और वो आके हमारे जो जिधर हमें वोट देना होता है वहां पे आती है फौज और आके उनको सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी आके काम करती है, जो पुलिस पहले नाकाम रही है। तो हमारे रिलेटिवली फेयर इलेक्शन प्रोसेसेस रहे हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को एक बेहतर चांस मिलता है सामने आने का। फिर और क्या हुआ माइक्रो लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे ये हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई है कुछ ऐसी जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, मार्शल लॉ के थ्रू वो चीजें निकाल दी गई थी कि जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को साइड पे करना आसान था और एक मार्शल लॉ लगाना इजी था। अब आफ्टर 2010 18th अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि आर्टिकल 58(2)B को अबॉलिश कर दिया गया था कि जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है असेंबली डिसॉल्व करने की। अब वो चीज निकाल दी है, अब प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे कुछ डेमोक्रेसी के सिस्टम के अंदर बेहतरी आने लग गई है पहले की निस्बत। तो ये बहुत बड़ा एज मिला है। और फिर जब हम जाते हैं कि मैक्रो लेवल पे क्या चेंज हुआ, माइक्रो लेवल पे तो ये 4 चीजें चेंज हो गई जो पहले चीजें नहीं थी, अब वो आ गई। मैक्रो लेवल पे क्या हुआ है कि बड़े लेवल पे क्या ऐसा हो गया, बड़े लेवल पे ये हुए कि पहले जो एक मिसट्रस्ट की एनवायरनमेंट थी हमारी फौज और हमारी सिविलियन हुकूमत के दरमियान, जंगें भी जिसकी वजह से होती रही हैं, कुछ हम जंगों की वजह से हमारी फौज बहुत स्ट्रांग रही है 65, 71, 99 की वॉर्स की वजह से। तो अब वो एक तो जंगें होते हुए काफी टाइम हो गया, काफी अर्से कोई जंग नहीं हुई, तो और अब वैसे भी सिविल और मिलिट्री कुछ रिलेशंस पहले की निस्बत काफी बेहतर है। देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, जिसकी वजह से क्या है कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में कोई मार्शल लॉ आके हमारी डेमोक्रेसी को हिंडर नहीं करेगा। एक मेजर फैक्टर है। और क्या फैक्टर हो सकता है, और उसमें क्या राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। लोग तो बेहतर हुए हैं, मिडिल क्लास तो आई है, लेकिन उनके ऊपर अब उनके पास ऑप्शंस पहले की निस्बत ज्यादा आ गई। पहले उनके पास 2 पार्टीज होती थी, अब उनके पास 3 पार्टीज आ गई। पार्टी आ गई है, कंपटीशन की एनवायरनमेंट बढ़ गई है, अब लोगों के पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं। अब वो सिर्फ हाइड एंड सीक नहीं हो कि एक पार्टी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, अब तीसरी पार्टी आ गई, स्टेक होल्डर ज्यादा हो गए, और जब स्टेक होल्डर ज्यादा होते हैं तो आउटपुट हमेशा बेहतर होता है। फिर हम एक बात करते हैं कि यूनिवर्सल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कि यूनिवर्सल सपोर्ट मिलने लगी है। अगर आप पुरानी दिहाइयां उठा के देखें तो दुनिया में कॉलोनियल मेंटालिटी बहुत ज्यादा थी, दुनिया कॉलोनाइज थी, फ्रांस की कॉलोनीज थी, इंग्लैंड की थी, ब्रिटिश कॉलोनीज थी, बहुत ज्यादा पुर्तगीज थी। तो उसके बाद क्या होता था कि लोगों में वो एक शऊर ही नहीं था दुनिया में कि हम एक डेमोक्रेसी का सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ साल पहले ही उठा के देख लें, 1945 में चले जाएं तो दुनिया में सिर्फ 46 कंट्रीज ऐसे थे जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे। लेकिन अगर आप दुनिया को उठा के देखें तो 133 स्टेट्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, रफली 133 स्टेट्स हैं। तो दुनिया की सपोर्ट डेमोक्रेसी को मिलने लग गई है और डेमोक्रेटिक सेटअप को ज्यादा दिखाया जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान पे भी इंटरनेशनली प्रेशर है कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करें, क्योंकि उसके थ्रू आपको बेहतर एड्स भी मिलती हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कम होती हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। फिर और क्या हो गया, और इसमें ये हो गया कि इमरजेंस ऑफ मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। पहले पिलर ऑफ स्टेट सिर्फ 3 ही होते थे, कौन कौन से थे, उसमें हमारी लेजिस्लेचर आता है, उसमें हमारा एग्जीक्यूटिव आता है, उसमें जुडिशरी आता है, ये सिर्फ 3 पिलर्स है। अब एक नया स्टेक होल्डर सिस्टम में आ गया सोशल मीडिया। अगर एक केस कोर्ट में नहीं सॉल्व होता, सोशल मीडिया से उठा के लेके आती है और वो इतना हाईलाइट कर देती है कि इवेंचुअली बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशन से प्रेशर जाता है और वो काम होने लग जाता है, which is the true essence of democracy, कि हर बंदे को उसका हक मिलना चाहिए। तो सोशल मीडिया के आने से एक प्रेशर डेवलप हो गया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, इनकी वजह से प्रेशर डेवलप होने लग गया और उसकी वजह से डेमोक्रेसी के हम करीब जाने लग गए हैं। तो ये वो बेसिकली पॉइंट सारे हैं जिनकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी अब फ्यूचर में फ्लरिश करेगी। तो इनको मैंने एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए सारे, और हर बंदे के डिफरेंट होंगे, शायद कोई किसी के ज़हन में कुछ और पॉइंट्स हो और वो मेरे पॉइंट से एग्री ना करता हो, लेकिन वो अपने पॉइंट को अगर प्रूव कर देगा पेपर में जाके तो उसको नंबर मिल जाएंगे। तो यही है आउटलाइन बेसिकली, और इसी चीज को आपने बाकी ऐसे की बॉडी में जाके डिफेंड करना होता है, और इसके बाद आपका एक फाइनल पैराग्राफ कंक्लूजन का आ जाता है जिसमें आप जाके सारी बातें बता देते हैं, क्योंकि मैंने ये कह दिया इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चीज ऐसे हो जाएगी। सिर्फ आपकी टोन चेंज हो जाती है, बातें सारी वही होती हैं। तो दिस वाज बेसिकली सैंपल आउटलाइन, जिसको कुछ लोग फॉलो करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, कुछ अपने डिस्कस करना चाहते हैं तो वो लाइव सेशन में से डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल। तो विद दिस विल क्लोज दिस लेक्चर, थैंक यू।